हेलो बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक था आवर्ती गुण। उसमें हमने पिछले लेक्चर में आयनन विभव के बारे में समझ लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में समझते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। देखते हैं कैसे। आयनन विभव क्या होता है? ऊर्जा की वो मात्रा जो किसी उदासीन गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। जबकि इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है उसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता है ऊर्जा की वो मात्रा है जो किसी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होती है। देखो क्या हो रही है यहाँ पे, मुक्त हो रही है, अर्थात मुक्त हो रही है तो ऊष्माक्षेपी हो गई। अतः जिस प्रकार प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने, द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने आदि को प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव कहते हैं, उसी प्रकार प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने, द्वितीय इलेक्ट्रॉन जोड़ने आदि को क्या बोलेंगे? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये जो हमने ऊष्माक्षेपी बोला है, ये किसके लिए बात हो रही है? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि आयनन विभव में परमाणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने पर सदैव ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता में उदासीन परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होती है। भाई उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण समझते हैं। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन तो एक उदासीन परमाणु में जुड़ता है, अतः आसानी से जुड़ जाता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ऋणायन में जुड़ता है। पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद में वो ऋणायन बन गया कोई भी परमाणु। अब उस ऋणायन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऋणायन क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे को। तो एक जब ऋणायन में जुड़ता है तो प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा मुक्त होने के स्थान पर अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। ठीक है, इसे यहाँ पर इनसे समझ लेते हैं। देखो, ये उदासीन परमाणु, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये ऋणायन बन गया, प्लस ऊर्जा मुक्त हुई, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में हमने लिखी है। अब दूसरा ये जो ऋणायन बना था, इसी में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया? द्विऋणायनी हो गया, X2- बन गया। अब इसमें क्या होते हैं, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर क्या हो रही है, ऊर्जा शोषी प्रक्रम है, यह ऊर्जा हम यहाँ पे देंगे तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधियां समझ लेते हैं। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधियों में बॉर्न-हेबर चक्र के द्वारा इसे समझ सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पे एक साइकिल बना रखा है, किस प्रकार NaCl को बनाया जा सकता है। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है? NaCl प्राप्त करना। तो इसको प्राप्त करने का एक चक्र बना है, सोडियम से किस तरह से यहाँ पे और क्लोरीन से किस तरह से क्लोराइड बनेगा और इससे NaCl बनेगा। ये टोटल ऊर्जा जब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण में काम आती है। देखते हैं कैसे। देखो, बॉर्न-हेबर चक्र किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, देखो आयनिक यौगिक की, जैसे ये आयनिक यौगिक बन रहा है, बनने की ऊर्जा, तत्व की आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्प वियोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा से संबंध बताने वाला एक ऊष्मागतिकी चक्र है। इसके अनुसार किसी अभिकर्मक से उत्पाद, देखो इसके अनुसार क्या होता है, किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है। ठीक है, अभिक्रिया चाहे किसी भी पथ से संपन्न होती हो, पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है? 0 होता है। अब इसको सोडियम क्लोराइड के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो दिखाए अनुसार हम समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं S क्या है हमारे पास में? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है। देखो, सोडियम गैस में बदलने के लिए, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा थी वो क्या कहलाई? हमारी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। दूसरी है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा की कहाँ आवश्यकता पड़ी? सोडियम जो गैसीय परमाणु है उसको सोडियम आयन के रूप में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा। ये क्लोरीन गैस था, अणु था, उसको क्लोरीन गैसीय परमाणु के रूप में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाई? हमारी वियोजन ऊर्जा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस क्लोरीन गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाई? हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसके बाद ये यूनिट क्या कहलाती है? हमारी जालक ऊर्जा। जालक का निर्माण में आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, या मुक्त ऊर्जा। और ये क्यों क्या है? हमारी टोटल अभिक्रिया की ऊष्मा है। अब इसके बीच में हम एक संबंध का निर्धारण करते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर एक गणितीय समीकरण दी है, -Q का मतलब क्या है? अभी ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ टोटल अभिक्रिया ऊष्मा क्या है, बराबर S ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा प्लस वियोजन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, मतलब मुक्त ऊर्जा मुक्त हो रही है, प्लस जालक ऊर्जा जो भी मुक्त हो रही है। अतः इसको जब हम सीक्वेंस में जमाएंगे तो सारी ऊर्जाओं का योग अभिक्रिया ऊष्मा सहित क्या हो जाता है, हमारे पास शून्य प्राप्त होता है। अतः ई इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसमें से अब इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू इधर रख दें तो बाकी की वैल्यू एज इट इज रख के इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारे पास में ऊर्जा ज्ञात करने की। कब ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब बाकी मान हमें दिए गए हों। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करने का फॉर्मूला तय हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि उत्कृष्ट गैसें हुई बेरिलियम मैग्नीशियम, इनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा मुक्त नहीं होती है क्योंकि स्थायी विन्यास में पहले से ही रहते हैं। अतः पहले इन तत्वों उत्कृष्ट गैसों का मान शून्य माना जाता था। पहले क्या होता था, इनकी वैल्यू क्या वैल्यू मानी जाती थी, शून्य मान ली जाती थी, या इनके लिए कोई इलेक्ट्रॉन बंधुता का कॉन्सेप्ट नहीं मानते थे। ठीक है, आवर्त सारणी में अगर इनकी प्रवृत्ति की बात करें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, वर्ग में आवर्त में किस तरह से इसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर उसको हम समझते हैं। तो चलो आवर्त सारणी में प्रवृत्ति समझते हैं, देखते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, आवर्त सारणी की जब भी हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट ही करेंगे। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते जाते हैं। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस वो उत्कृष्ट गैस है, इसके अपवाद है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती जाती है। अतः परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका आकर्षण बल अधिक होगा। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया में उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये मुक्त ऊर्जा क्यों होती है, इसका कारण समझ में आ गया। क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके फलस्वरूप वो ऊर्जा मुक्त करता है। अतः एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है। कुछ अपवाद हमने छोड़ दिए। दूसरा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में NH2 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है और इनमें अगला जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन NP कक्षक में जाएगा, जिससे ऊर्जा उच्च होती है। देखो जिसकी क्या NP के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, उच्च होगी। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। थर्ड है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, NP3 है। स्थायी अर्धपूर्ण उपकोष है भाई, स्थायी अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास है ना इनका पी उपकोष में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास नहीं रहता। भाई इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पी में कितने, नाइट्रोजन जो पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, P4 हो जाएंगे, जिससे उसका स्थायित्व घट जाएगा। P4 का स्थायित्व तो कम है P3 से। ठीक है, अतः ये भी क्या होता है, ऊर्जा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है स्थायी विन्यास होने के कारण नाइट्रोजन में। बात करते हैं उत्कृष्ट गैस की। अब उत्कृष्ट गैस में भी स्थायी विन्यास होता है, या तो 1s2 होता है या NH2 NP6 होता है। इसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही नहीं होती, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया कि इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता असामान्य क्यों होती है, अपवाद क्यों रखे गए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। सामान्यतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है। क्यों होती है कमी, कारण देखते हैं। क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उसके परमाणु आकार में भी वृद्धि होती जाती है, जिससे जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है, और जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर होगा उस पर नाभिक के आकर्षण बल उतना ही कम होगा, जिससे कम ऊर्जा मुक्त होगी। अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कम वैल्यू, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, परमाणु आकर्षण कम होगा तो वो कम आकर्षण से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो वो ऊर्जा ही कम मुक्त करेगा। तो इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर भी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अपेक्षा से कम होता है। क्यों, कारण बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन के बहुत छोटे आकार में 7 इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है।
अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी कार्य करता है, जिससे मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फ्लोरीन का कम हो जाता है। अतः क्लोरीन जो से इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं हैलोजनों में, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन, आयोडीन की होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता? क्लोरीन की। फ्लोरीन की नहीं होकर क्लोरीन की क्यों होती है? एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। उसका आंसर क्या मिला हमें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में बहुत छोटे आकार के कारण, देखो फ्लोरीन में द्विकक्षक तो होते ही नहीं है, तो बहुत छोटा आकार होता है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। अतः जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो नाभिक के आकर्षण के प्रभाव से तो आ रहा है, साथ ही साथ उसे जो हाई डेंस इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है उसको प्रतिकर्षित भी करना है या उसके प्रतिकर्षण को भी झेलना है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक को समझ लेते हैं कि कौन कौन से कारक है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है परमाणु आकार, दूसरा कारक है प्रभावी नाभ के आवेश, तीसरा परिरक्षण प्रभाव और चौथा परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, पहला कारक देखते हैं परमाणु आकार। अब किसी परमाणु का आकार जितना अधिक होगा, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर होगा, अतः वो इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्रभावी नाभ के आवेश। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा? कम होगा। दूसरा है प्रभावी नाभ के आवेश। किसी परमाणु के नाभिक के आवेश का मान जितना अधिक होगा, उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। परिणाम स्वरूप अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा। भाई नाभ प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके रखेगा, और जितना आकर्षित करके रखेगा वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से अपने अंदर समा लेगा या ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण कर लेगा तो उतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या कहलाता है? यदि परमाणु के भीतर n-1 या n-2 कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के आकर्षण के प्रति परिरक्षण करते हैं, मतलब शील्डिंग बनाते हैं, बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक आकर्षण है उसको रोकते हैं, जिससे नाभिक आकर्षण कम हो जाएगा बाह्य इलेक्ट्रॉन पर। परिणाम स्वरूप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा स्थायी विन्यास परमाणु का। अब यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास में बाह्यतम कोष अर्धपूरित हो, पूर्ण पूरित हो, स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास व्यवस्था लिए हुए हो, तो उसमें नया जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो तत्व के स्थायित्व को क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे मान लो स्थायी विन्यास, हर तत्व अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अब जो पहले से ही स्थायी विन्यास में उसको एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े तो अस्थायी हो जाएगा ना। अतः उसे अस्थायी करने के लिए तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता देनी होगी, अतः ऊर्जा अवशोषण करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का लास्ट पार्ट है हमारे पास में रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव। अब ये किस तरह से केमिकल बिहेवियर पर इम्पैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी समझ लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। देखते हैं, यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तीव्र प्रवृत्ति है। परिणाम स्वरूप ऐसे तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होती है। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है तभी तत्व की क्रियाशीलता अधिक होती है, और वहां पर आयन अनुभाव का मान क्या होता है? कम होगा, तो वो भी अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझते हैं कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च है तो वो क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अब उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए क्षमता प्रकृति पाई जाती है, उद्यत रहते हैं, अतः प्रबल आक्षीकारक होते हैं। मतलब उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तीव्रता से, तो दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, स्वयं ले लेते हैं, अतः ये आक्षीकारक है, दूसरे का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तीसरा है किन्हीं दो तत्वों के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों से उनके मध्य की बंध की प्रवृत्ति का अनुमान लगा सकते हैं, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के वैल्यू ज्ञात करके। यदि दो तत्वों के आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन अंतर तो कम हो और इतनी ऊर्जा की पूर्ति चालक ऊर्जा से हो जाती है, तो यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी? आयनिक होती है। इसके विपरीत यदि दोनों तत्वों के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर अधिक हो और इतनी ऊर्जा चालक ऊर्जा से उपलब्ध नहीं हो पाती, तो यौगिक ससंयोजक होता है।
ये अंतर जितना अधिक होगा यौगिक में सहसंयोजक गुण उतना ही ज्यादा होता है, और ये अंतर जितना कम होगा यौगिक की प्रवृत्ति उतनी ही आयनिक हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का आयनन विभव का मान 496 किलो जूल है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता 348 है। अब दोनों का अंतर कितना है? 148 किलो जूल। ये कमी चालक ऊर्जा से पूरी हो जाती है, अतः NaCl एक शुद्ध आयनिक यौगिक है। इसके विपरीत BF3 में बोरोन का आयनन विभव का मान देखो कितना होगा। बोरोन का आयनन विभव कौन सा होता है? थर्ड आयनन विभव 6887 किलो जूल है, और 3 क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता 999 किलो जूल है। तो दोनों के मध्य अंतर कितना हो गया? 5888, इसका अंतर हो गया। और ये अंतर बहुत ज्यादा है, और चालक ऊर्जा इतनी ऊर्जा उपलब्ध नहीं करा पाता, तो BF3 क्या होगा? एक सहसंयोजी यौगिक होता है। चलो लास्ट पॉइंट है, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जिससे स्थायी आयनिक यौगिकों का निर्माण हो सकता है, या आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यही कारण है कि आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्व सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजनों के साथ क्रिया करके स्थायी ऑक्साइड, सल्फाइड और हेलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत ऋणता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।